नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश में आने वाली 52,699 भर्ती के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये भर्ती आएंगी कब और कितनी वैकेंसीज़ होंगी। देखो, सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि 15 तारीख को वैकेंसीज आएंगी, मगर 15 को नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता, मगर ये है कि 1 या 2 महीने में आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले हम बात करें कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ हैं 52,699 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें कितनी मेल की हैं, कितनी फीमेल की हैं, कितनी जनरल की हैं, कितनी सिविल पुलिस की हैं, कितनी एसएफ की हैं, कितनी पीएससी की हैं, इन सब के बारे में हम आपसे सबको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल पुलिस की। सिविल पुलिस के अंदर आपकी इस बार वैकेंसियाँ रहेंगी जो वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 41,811 वैकेंसी सिविल पुलिस की हैं। उसके बाद एक उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर नई शाखा बनी है, उसके से 1 साल अभी हुआ होगा, उसको एसएफ स्पेशल फोर्स, जो पीएससी से और सिविल पुलिस से उसके व्यक्ति लिए जाते हैं। अब उन्होंने उसको रिक्रूटमेंट में ऐड कर दिया है। इसमें से उसकी वैकेंसी 1341 उसकी वैकेंसीज होंगी, मतलब 1341। और उसके बाद आपकी बची पीएससी, तो पीएससी में 8,540 वैकेंसी इस बार पीएससी में रहेंगी। इस बार पीएससी में वैकेंसी कम, मगर सिविल पुलिस में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। मतलब आपको बहुत अच्छा मौका है कि आप सिविल पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज की कि किसका कितना क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात तो जनरल की बात करते हैं। जनरल के अंदर सीधा जो पहले था वही रहेगा। 18 से 22 लिया करते थे, और एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो इस बार 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब जो जनरल वाले हैं उनको 23 साल तक इस बार मिल सकता है मेरे अंदाज़ से, मगर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट मुझे लगता है कि इस बार आपको 1 साल का वो मिलेगा, 23 साल। और बाकी फिर बात करते हैं हम एससी ओबीसी एसटी की। तो एससी के लिए शायद एससी ओबीसी और एसटी के लिए, तीनों के लिए 18 से 27 रहता है। और सेम यही एससी एसटी जो वुमेंस होती हैं उनके लिए रहता है, और वुमेंस पुरुषों के लिए उनका जो 18 से 23 है वो रहता है जनरल के लिए। अब हम बात करते हैं सैलरी की, ग्रेड पे की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का मूल वेतन 21,700 है, प्लस एचआरए प्लस डीए और अदर अलाउंसेस मिला के लगभग आपको जब आप ट्रेनिंग पे आएंगे तो लगभग आपको 33-34 हज़ार रुपये, 33 या 34,000 मिला करेंगे। और हम बात करें सब्जेक्ट्स की और पढ़ने की स्ट्रेटजी पे कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बार बताऊं कि ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी को बहुत मान्यता दी जाती है, हिंदी को। तो आप सबसे पहले अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग पर बहुत अच्छा फोकस कीजिए, और आप जीएस को भी पढ़िए। जीएस में आप उत्तर प्रदेश की जनरल स्टडीज़ है जो हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के भी बारे में 7 से 8 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट आते हैं, हर बार आते हैं, तो इस बार भी ज़रूर आने ही आने हैं। और जो पहले वाली जो कंपनी थी टीसीएस ने कराया था, तो मुझे इस बार भी उम्मीद है कि शायद वही इस बार भी भर्ती को कराएगी। तो टीसीएस का जो सिलेबस रहता है उसमें आप मैथ बहुत इजी रखते हैं टीसीएस वाले, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं 2 भर्तियां देखा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की। जो आपकी 41,000 वाली आई थी वो वाली, और 49,568 वाली भर्ती में मैं सिविल पुलिस में रिक्रूट हुआ था। जो इनका जो 49,000 वाली भर्ती थी, इसमें 3 बार में ट्रेनिंग हुई थी। पहले 12,000 लड़के गए थे, फिर सिविल पुलिस के जितने बचे थे लड़के वो गए, फिर उसके लास्ट में पीएससी गई थी। तो हम फर्स्ट बैच में थे, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था उस समय पे। लगभग मेरी और उत्तर प्रदेश के अंदर 3,000 या 4,000 रैंक आई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जिस चीज़ पर फोकस किया और किस किस चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया कि इन चीज़ों पर मैं फोकस करूँगा तो मेरा स्कोर अच्छा रहेगा, तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपना हिंदी पे किया था, और मैंने रीजनिंग पर सबसे अच्छा फोकस किया था। और उत्तर प्रदेश की जो जीके थी मैंने उस पर बहुत अच्छा फोकस किया था। तो इन 3 पोर्शन ने ही मुझे, इनकी बहुत अहम भूमिका रही मेरे को सिलेक्शन दिलाने में, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा हिंदी बहुलिक क्षेत्र है, मतलब हिंदी ज़्यादा यूज़ होती है, और हमारे सारे एग्ज़ाम में भी हिंदी आया करती है। तो हिंदी पर मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, आप हिंदी पर बहुत फोकस करें। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और कम मेहनत में। आपको ज़्यादा हिंदी में ज़्यादा नहीं पढ़ना। देखिए, आपको हिंदी में मैं टॉपिक भी बताता हूँ, तो आप इस पर अच्छा फोकस करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे स्कोर मिल सकता है। जैसे आप जितने भी राइटर्स हैं, कवि हैं, और जितनी भी इनकी रचनाएँ हैं, उन रचनाओं को ध्यान से पढ़िए और सारी रचनाओं को याद रखिए किस रचना किसने लिखी।
और हिंदी में जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो अवार्डों को याद रखिए। और दूसरी चीज़, हमारे जो इंडिया के अंदर जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवि थे, जैसे निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के, सॉरी, हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ने रचनाएं लिखी हैं, उनको अच्छी तरह याद की। और दूसरी चीज़, आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, और अब हम बात करते हैं मैथ के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने 2-3-4 एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के अंदर परसेंटेज का मैथ के अंदर बहुत अच्छा रोल रहता है। मतलब आप मानिए कि मान के चलिए 30 से 40% जो मैथ का वो होता है उसमें रिलेटेड वो परसेंटेज से ही होता है। जैसे आप एलिगेशन मिक्सचर लीजिए, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है। और आप प्रॉफिट एंड लॉस लीजिए, वो भी परसेंटेज से रिलेटेड होता है। सीआई हो, आपकी एसआई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड होता है। मतलब 30 से 40% जो आप चैप्टर होता है वो परसेंटेज से रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं से। तो आप, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप परसेंटेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, इससे आपको इन चैप्टरों में भी हेल्प मिल सके। आप लगाइए सारे चैप्टर, बट परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, सब एक आपस में रिलेट होते हैं। आप परसेंटेज आपको अच्छी तरह आती होगी, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग में सबसे अच्छा जो वो पकड़ता है वो कोडिंग डिकोडिंग। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर। मैंने 2 एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो मुझे इसकी जानकारी है। और देन ब्रेड लेसन का अच्छा वो रहता है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ब्रेड लेसन के आते हैं रीजनिंग में। और आप रीजनिंग में एक काम ज़रूर करिएगा ध्यान से, जो डायग्राम वाले जो वो होते हैं चैप्टर्स, उन पर अच्छा फोकस करिएगा। उनमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन उसमें से भी आते हैं जो डायग्राम्स वाले होते हैं। मतलब वेन डायग्राम्स जो होते हैं कि आप नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, इसमें अलग क्या है, मतलब 4 में से डिफरेंट क्या है, ऐसे तरह के डायग्राम्स वाले अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। और रीजनिंग में एक मेरे अंदाज़े से इनपुट आउट का अब आने लगा है, शायद इनपुट आउटपुट के भी 3-4 क्वेश्चन लास्ट में देने लगे हैं। तो आप रीजनिंग पर अच्छा फोकस करिएगा। और रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर, कांस्टेबल के अंदर, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर रीजनिंग काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। और उत्तर प्रदेश की रीजनिंग हमेशा टफ डिफ़िकल्ट भी रहती है। आप कभी भी नोटिस किएगा कि अदर एग्ज़ाम से, सेंट्रल एग्ज़ाम से, एसएससी एग्ज़ाम से, रेलवेज़ एग्ज़ाम से, हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर रीजनिंग काफ़ी टफ आती है। और लोग रीजनिंग को ही बहुत वो लेते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, हम आसानी से कर लेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के अंदर रीजनिंग का वो लेवल देखेंगे जो आपने किसी एसएससी के अच्छे एग्ज़ाम, जो सीजीएल, जो सीपीओ और इनमें जो लेवल रहता है, वही उत्तर प्रदेश के अंदर रीजनिंग का लेवल रहता है। अब हमने बात करी, कहते हैं हिंदी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जीएस के बारे में हम बात करेंगे अब। तो जीएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, कम से कम 38-40 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो यूपी के बारे में रहेंगे। देन आप हिस्ट्री पर अच्छा फोकस किएगा। जो हिस्ट्री के जो एम्पायर्स थे, मुग़ल थे, गुप्त थे, चोल थे, इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें से भी 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 100%। और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कौन सा सत्याग्रह कब हुआ, कौन सा रिवॉल्ट कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किस रिवॉल्ट का दमन किसने किया। और उत्तर प्रदेश में जितने भी घराने हैं, जैसे बनारस घराना था, लखनऊ, इन सब के बारे में भी ठीक से पढ़ के जाना। उत्तर प्रदेश के बारे में तो अच्छी तरह जीएस में पढ़ के ही जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको मेन फोकस उत्तर प्रदेश की जीएस पे करना पड़ेगा। जैसे आप कभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देने जाओगे या एमपी पुलिस का देने जाओगे, किसी का भी देने जाओगे, तो इनके अंदर वो स्टेट का जीएस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप उत्तर प्रदेश की जीएस पर फोकस करें। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को सेट कर लो, वो कर लो कि मेरे को बस अभी यूपी पुलिस की तैयारी करनी है। जैसे अभी आपके यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे वैकेंसीज आ जाएंगी तो एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट करा देता है, 2 से 3 महीने लगाता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो मेरी आपके लिए ये एडवाइस रहेगी कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी हैं, आप उन पर थोड़ा सा कम फोकस करके आप यूपी पुलिस को जल्दी फोकस करिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस सबसे अलग है। क्योंकि जैसे आप एसएससी से कंपेयर करोगे, रेलवे से कंपेयर करोगे, तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो सिलेबस होता है वो सबसे डिफरेंट होता है, क्योंकि यूपी पुलिस एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। तो और इसमें यूपी से ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जीएस में। अब हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में और डीवीपीएसटी फिजिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा नेक्स्ट डे, मतलब रिज़ल्ट आने के बाद
वो जितने लोग उनको लेने होंगे, जैसे मेरे अंदाजे से तो हमारे यहाँ 50,000 की वैकेंसी थी, 49,000 की, तो उन्होंने आई थिंक 1 लाख बच्चा समथिंग बुलाया था। तो वो 1 लाख बच्चों की लिस्ट जारी कर देते हैं। फिर उसके बाद वो उन्हें डीवी के लिए बुलाते हैं, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसके अंदर पहले आपका डीवी होगा, डीवी के अंदर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दें आपको, तो हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, एक आधार कार्ड, फ़ोटोज़, लगभग 10 फ़ोटोज़ होने चाहिए आपके पास, और कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ आप रहते हैं वो सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए आपके पास। आप इस बात का ध्यान देना कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट हैं वो आप आज ही बनवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट का और मूल निवास सर्टिफिकेट का मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ही सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं जो आप फॉर्म भरते समय जो अप्लाई करेंगे ना, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का और मूल निवास सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा, आप वो नंबर जो लिखेंगे वही ही वो रिक्वायर आपसे मांगेंगे उधर जाके कि आप वही वाला लाइए। बेशक आपने कल ही नया क्यों ना बनवा लिया हो और आपने फॉर्म भरते समय उसके अंदर किसी और का वो पहले वाले का नंबर डाल दिया और आप शो कोई और कर रहे हो, तो वो आपको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप आज ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि वो छोटा सा भी एक्सक्यूज़ मानते नहीं हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो ये आपका डीवी हो गया। डीवी में आप सब चीज़ बता चुका हूँ आपको, और आप ध्यान भी रखिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल, और कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास सर्टिफिकेट, और आपका कहते हैं आधार कार्ड और फ़ोटोज़, ये आपके रिक्वायरमेंट रहेगा डीवी में। अब देन इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद उधर ही उसी जगह पर आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। हाइट और चेस्ट के लिए आपको मैं थोड़ी सी एडवाइस दूंगा। हाइट जिसकी भी 170 समथिंग है तो वो कंफर्म है, मगर जो थोड़ा जिसकी 168 है या 169 है तो थोड़ा उसका डाउट है, क्योंकि उधर थोड़ा सा मेजरमेंट का क्या है कि एक कभी 1 इंच कम भी नप सकता है और ज़्यादा भी नप सकता है। तो जिनका एग्जैक्ट मतलब 168 ही है तो उनका थोड़ा सा डाउट है, बट जिनकी थोड़ी बहुत भी ज़्यादा है तो वो उनका कंफर्म है। और चेस्ट के अंदर मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दूंगा, ये सबके साथ होता है कि जब वो आपके चेस्ट नापेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि अरे यार मेरा चेस्ट कम ना रह जाए, तो आप जो हवा को है वो पहली भर लोगे, तन के खड़े हो जाओगे आप। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की और मैंने भी किया था, तो थोड़ा सा मेरे संग भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो आप क्या करेंगे कि आप उस समय पे अपने अंदर बिल्कुल पंप ना लाइएगा। आपका चेस्ट 81 82 है समथिंग है, तो आप उधर जाके अपने चेस्ट से जितनी भी हवा है, जो आपके अंदर एयर है, वो सारी आप एयर निकाल देना, मतलब सांस धीरे धीरे निकालते रहना बाहर, जब आपको वो चेस्ट नाप रहे हो, मतलब मेजरमेंट ले रहे हो। फिर देना आपका वो चेस्ट नापने के बाद आपसे बोलेंगे फुलाओ। तो फुलाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक छोटी सी मैं एडवाइस देता हूँ कि आप जब आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है तो उसके बाद आप देन उसके नेक्स्ट डे से ही जिम जाके थोड़ा सा चेस्ट पे जिम भी मत जाइए, तो आप अपने घर पर ही जो डिप्स होते हैं वो डिप्स मारिए, और ऊपर लटक कर किसी भी दीवार पर या किसी भी पोल पर लटक कर आप बीम मारिए। बीम और चेस्ट उससे तो सबसे ये फ़ायदा मिलता है कि बीम से जो आपके बैक्स होती हैं, बैक्स ये तो एक तरफ से भी 1 इंच बढ़ती है, तो 1 इंच इस तरफ से बढ़ेगी, 1 इंच तो 2 इंच ऐसी बढ़ गया आपको। 2 इंच मतलब आपको फुलाने की आवश्यकता नहीं, 2 इंच से बढ़ गया। और देन जो वो नापते हैं तो मेल्स के जो ये यहाँ से जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा जो होता है, मतलब जो गोलाई से नीचे इधर से नापते हैं और बैक के पीछे से लेते हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि आप जब को आपका चेस्ट नापना स्टार्ट करें तो आप उसको पंप ना करना, मतलब शुरुआत से ना फुलाना। आप जितनी भी एयर है आप बाहर पहले अपनी एयर को बाहर छोड़ देना। देन जब वो आपको चेस्ट नाप सके फिर आप अपनी एयर भर के और अपना पूरा जोर लगा के अपनी चेस्ट को 5 से 6 इंच आपको फुलाना है। अब ये आपका हो गया DVPST, दोनों चीज़ हो गई। देन आपको DVPST के बाद एक जो है 2 दिन बाद आपके लिए दौड़ के रनिंग के लिए कॉल वो जो होंगे एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन। वो आप किसी भी साइबर कैफे से निकलवा सकते हैं। तो जिस जगह पे DV हुआ होगा उससे ही डिफरेंट प्लेस पे PST होगा, ये भी बात है। और जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक मैट बिछी होगी आपके स्टार्टिंग से पहले, और आपके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होंगी, मतलब पैर में बांधी होंगी जो आपने दोनों पैरों में। तो जैसे ही आप उस इलेक्ट्रॉनिक मैट पे पैर रखेंगे तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपने 10 उंगलियों में रबड़ बांध रखी है, अंगूठे में 2 और चारों उंगलियों में 1 1, आपको
पहले ये नहीं कि आप जैसे ही आपने पहली बार मैट पे पैर रखा और आप तुरंत एक रबड़ को फेंक दें, नहीं। आपको पूरा घूम कर आना है, पूरा चक्कर, और घूम के आने के बाद आप दोबारा उस मैट पे पहुंचते हैं 400 मीटर चक्कर दौड़ने। फर्स्ट रबड़ आप तब फेंकिए, फिर देन आप दौड़ते रहिए, हर चक्कर में एक एक रबड़ को आप फेंकते रहिए। तो आपको एक राउंड भूलने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है कि 12 राउंड मारने होते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमारे 11 हुए हैं या 12 हुए हैं, और वो रुक जाते हैं। बहुत से 3-4 आप भी देखेंगे जब आपका रनिंग होगी कि 2-3 लड़के इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ही फेल हो जाते हैं कि उनको लगता है मेरे 12 चक्कर हो गए, बट वो हुए होते हैं 11। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने चक्कर को ध्यान रखना है कि आपको कितने चक्कर हो गए, 12 हैं, 11 हैं। बहुत सी ट्रिक्स लोगों आजमाया करते थे। कुछ लोग अपनी जेब में गिट्टियाँ लेके आते थे, छोटी छोटी, एक गिट्टी फेंक दी। कुछ लोग रबड़ बांध के आते थे। सबके अलग अलग तरीके हैं। जो मैंने किया था वो मैंने रबड़ वाला किया था, तो मैं आपको रबड़ वाले के बताना चाहता हूँ। अब ये बात हो गई हमारी फिजिकल तक। फिजिकल हो जाएगा, उसके फिजिकल होने के बाद एक घंटे बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, बाहर रिजल्ट चिपक जाएगा कि आप पास हैं, कितनी देर में आपकी टाइमिंग हुई, कितनी देर में आपने दौड़ खत्म करी और कितने राउंड आपने मारे, वो सब लिखा होगा उसके अंदर। देन उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल में जो आपको मेडिकल के जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको मिलेंगे थाने से, जो आपका लोकल थाना होगा, और आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका मेडिकल होना है। और जो मेडिकल का पैनल होता है, उसकी जो डॉक्टर की टीम होती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनकर आती है, ठीक, जिसकी भर्ती बॉडी उनका चयन करता होगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। फिजिकल मेडिकल के अंदर, उनके अंदर, हमारी पुलिस के अंदर ज़्यादा वो फोकस देते हैं आई साइट पर, कानों पर, फ्लैट फुट, नॉक नी, और आपका ये कोहनियों का जो एंगल होता है, इस पर भी वो मेजर ध्यान देते हैं कि हाथ ज़्यादा टेढ़े तो नहीं है, कोहनियाँ छुल तो नहीं रही हैं, घोंटू तो नहीं छुल रहे आपस में, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका। तो पुलिस के अंदर ज़्यादा मेडिकल का ज़्यादा वो नहीं है बर्डन। मतलब मेडिकल बहुत मतलब मीडियम लेवल का होता है, कि ज़्यादा टफ नहीं होता। आर्मी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी अच्छी लेवल का होता है। मगर इसमें जो ध्यान दिया जाता है, जो मैंने चीज़ें बताया हैं आपको, आई साइड पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पुलिस के अंदर, कान पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, और नोज़ पे भी, और आपका फ्लैट फुट, नॉक नी, और इसका कोहनियों का एंगल। इससे ज़्यादा मतलब मेडिकल में कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं। और मेडिकल में हाइट और चेस्ट आपके दोबारा मेजर होंगे। हाइट और चेस्ट आपके मेडिकल में दोबारा मेजर किए जाएंगे। और मेडिकल होने के बाद, जैसे फिजिकल में 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है, मेडिकल में भी सेम ऐसे ही 1 से 1.5 घंटे में रिजल्ट आपके बाहर चिपका दिया जाता है। मेडिकल के बाद देन आपका फाइनल मेरिट आती है। पुलिस के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर एक चीज़ और होती है कि फिजिकल, कहते हैं फाइनल मेरिट में, वो कितने भी लोगों ने फिजिकल पास करके, मेडिकल पास करके, ऐसे हम मान लेते हैं 50,000 लोगों की वैकेंसी है, तो 50,000 लोगों में से उनको तो 50,000 ही लोग लेने हैं। बट आखिरी में देखते हैं मेडिकल के बाद कि 60,000 लोग पास हो चुके हैं फाइनल तक। तो जब वो फाइनल मेरिट निकालेंगे, तो वो जो 10,000 लड़के फालतू हैं वो उनको निकाल देंगे मेडिकल से पहले ही। वो मेडिकल के लिए बस वो उतने ही लोगों को बुलाएंगे जितने लोगों की वैकेंसीज़ हैं। जितने लोगों की वैकेंसीज़ हैं मेडिकल के लिए, आप वो उतने लोगों को ही बुलाएंगे। एक भी लड़के को वो फालतू नहीं बुलाएंगे, बेशक वैकेंसीज़ खाली रह जाए बाद में। मेडिकल में कोई और लड़के फेल हो जाते हैं तो वैकेंसीज़ को खाली रखना मंजूर रखते हैं, मगर वो मेडिकल के लिए उतने ही लोगों को बुलाएंगे जितने लोगों को वो रिक्रूटमेंट है, ठीक। और मेडिकल होने के बाद फिर समझ लो उसके 1 या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, किसी भी पीएससी के अंदर, किसी भी पुलिस लाइन के अंदर, पीटीएस, पीटीसी, कहीं भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। 6 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने की जेटीसी है, और ट्रेनिंग पर तो बहुत मज़ा आता है। और जब आप पीएसटी फिजिकल के लिए जाएंगे, तो थोड़ा सा फिजिकल में ये ध्यान रखना कि आप कुछ खा के ना जाएं। थोड़ा सा हल्का सा एक सेब या एक केला खा लेना, ज़्यादा कुछ ना खाना। और ये गलती तो कभी मत करना किसी के कहने पे कि आप कोई ड्रग्स लो, मतलब ड्रग्स का मतलब कोई गोली खा लो, आपको इंजेक्शन लगवा लो, ये चीज़, या रेड बुल पी लो। इन किसी भी चीज़ का आपको मत करना, सहारा ना लेना। मैं तो सीधे आपको वो दूंगा कि आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा रनिंग की तैयारी के लिए। आप सीधा बादाम काजू खाइए और अच्छी प्रैक्टिस करिए, और मेहनत करोगे तो आपको किसी भी ड्रग्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप रनिंग से पहले कोई ऐसा ड्रग्स लें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। देखो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को 2-3 फिजिकल का एक्सपीरियंस है। एसएससी जीडी में भी सीआईएसएफ सेलेक्टेड था, और 41 वाली में मैं फाइनल मेरिट में आउट हुआ था, और 49 वाली में मुझे लास्ट में फाइनल सीपी मिल गया था।
तो मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो लोग गोलियां खा लेते हैं और जो लोग ड्रिंक्स पीते हैं या इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वो लोग ज़्यादातर लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है फिजिकल करते समय। क्या होता है कि गर्मी बहुत धूप में आपकी रनिंग होती है 12 से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो अच्छी धूप पड़ती है और आप लोग कोई ना कोई ड्रग्स ले लेते हो। तो उस वजह से क्या होता है कि गर्मी दिमाग पर चढ़ जाने के कारण आदमी बीमार हो जाता है और गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ का सहारा ना लें जो भी आपको नुकसान दे। आप अच्छा खाएं, बादाम, काजू, रनिंग करें, चने खाएं देसी, ये सब डाइट में लें। 5 किलोमीटर की दौड़ में ये होता है कि ये लॉन्ग रनिंग होती है, तो इसमें अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप हड़बड़ाएं नहीं। आप और आज के ब्लॉग का यही अंत करते हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी बोलें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पर्सनल मेरा नंबर मुझसे ले सकते हैं मैसेज पर। और आप पुलिस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं सारी जानकारी देने के लिए आपसे तैयार हूँ। ठीक, धन्यवाद। जय सिया राम।